नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। आरसी सिंह चैनल से जुड़ने का कारण आपका आरसी सिंह चैनल बड़ी बेसब्री से इंतजार करता रहता है आप लोगों के कमेंट का। इसलिए वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम कोई समस्याएं तो उसका हम निदान अवश्य करेंगे। और आज हम हाइड्रोजन जो चैप्टर चल रहा था उसका पराऑक्साइड बताया गया था पिछले वीडियो में। आज हम पराऑक्साइड जो है उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखिए बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला आपका है कि यह जो शुद्ध आपका निर्जल हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है वो क्या होता है। वो होता आपका पहला है शुद्ध निर्जल हाइड्रोजन पराऑक्साइड हल्का नीला, गंधहीन और गाढ़ा द्रव होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। त्वचा पर क्या करता है, फफोले डाल देता है। और तीसरा, यह पानी, ईथर और एल्कोहल में विलेय है, क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए पानी में भी, ईथर में भी और एल्कोहल में घुलनशील होता है। चौथा पॉइंट क्या है इसके बारे में कि इसका जो क्वथनांक है 152 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का तो आपको पता ही क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जल से गाढ़ा होता है, थोड़ा जल से भारी भी होता है, इसलिए इसका क्वथनांक जाहिर सी बात है 100 के ऊपर होगा। अर्थात यहाँ 152 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और साथ में इसका जो हिमांक है वो -0.89 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रतिचुंबकीय व ध्रुवीय अणु है। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय और ध्रुवीय अणु है। प्रतिचुंबकीय क्या है, एक अच्छा बार में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ भी जैसे मौका मिलता जाएगा वहाँ समझाया जाता है। देखिए, जब कभी किसी परमाणु का ऑर्बिटल खाली होता है तो वहाँ पर वो क्या होता है, चुंबकत्व का व्यवहार करता है और अनुचुंबकीय होता है। यदि कोई ऑर्बिटल फुलफिल है तो फिर वहाँ पर प्रतिचुंबकीय की तरह वह व्यवहार करता है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड है वो प्रतिचुंबकीय है और इसका अणु क्या है, ध्रुवीय होता है। तो ये रहा इसके बारे में, इसके भौतिक गुणों के बारे में। अब भौतिक गुणों के बारे में जो हम टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं वो पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक गुण। तो आइए रासायनिक गुणों को ध्यान में देखते हैं क्या होता है। रासायनिक गुण, ये इसका रासायनिक गुण है। और रासायनिक गुण में देखिए क्या होता है कि जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड है ना, ये अस्थायी यौगिक होता है। अगर इसको गर्म कर दो तो शीघ्र ही यह अपघटित हो जाता है। तो सबसे पहले इसके स्थायित्व के बारे में बात करिए। पहला है क्या है, स्थायित्व। तो आप यहां लिखेंगे कि यह अस्थायी द्रव है, यह अस्थायी द्रव है जिसे गर्म करने पर यह शीघ्र ही अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है ये। तो अब देखिए कैसे, यहाँ ही देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2O है, H2O2 ये है। अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर हमने इसको क्या किया, गर्म किया, तो ये H2O किसमें, H2O और ऑक्सीजन में टूट जाता है। बैलेंस बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 करेंगे तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ पर भी 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन के यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4 हो गए, तो यहाँ भी 2 दुनाई 4 है। तो कहने का मतलब जब हाइड्रोजन पराऑक्साइड को हम गर्म करेंगे तो यह शीघ्र ही
अपघटित होकर के जल और ऑक्सीजन अणु को देता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर हम कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड आदि की मात्रा डाल दें, इनकी उपस्थिति कर दें, तो जो अपघटन का वेग है वो शीघ्र ही और ज़्यादा, यानी अपघटन का वेग तीव्र हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करेंगे? कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम व मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपघटन वेग बढ़ जाता है। ये हो गई आपकी स्थायित्व की बात हो गई। ठीक है, 1 मिनट कहाँ तक है ये भाई वीडियो? ठीक है, अभी काफी नीचे जगह तो पर्याप्त है, चलो देखते हैं। दूसरा इसके बारे में क्या है? ऑक्सीकारक गुण। तो यहाँ दूसरा इसकी जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, अब ये ऑक्सीकारक गुण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण की जो संख्या बढ़ना। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीकरण कैसे कर देता है, किस आधार पर करता है, उसके बारे में जरा यहाँ पर लिखिए थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन? हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक है। यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अभी बता रहे हैं आपके रिएक्शन, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है। अब कैसे अपचयित होता है? जरा इस रिएक्शन को आप यहाँ पर देखिए क्या होता है। अगर H2O2 है आपके पास, H2O2 है, क्या नीचे दिखाई दे रहा है लाइन? एक बार मैं चेक कर दूं। जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो क्या करता है? ये 2 प्रोटॉन, ये आपका प्रोटॉन ग्रहण करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात ये H2O में कन्वर्ट होता है। ध्यान रखिए, ध्यान देखिए, H2O ये प्रोटॉन ग्रहण करके H2O में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ बैलेंस अगर करना है भैया तो हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ 2 हो गया तो 2 ऑक्सीजन ठीक है, हाइड्रोजन 4 करना है तो 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। अर्थात जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है वह 2 प्रोटॉनों को ग्रहण करके H2O में बदल जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की जो आवेश है वो दोनों पक्ष में बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे। और हमने वीडियो में बताया भी है, हमारे प्लेलिस्ट में जो केमिस्ट्री की वीडियो है उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में, जो भी लेक्चर है इसके बीच बीच में कुछ ट्रिक्स आपको दिए गए हैं कि कहाँ आप ऑक्सीकरण पहचानते हैं, कहाँ आप अपचयन पहचानेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉनों को हम इस एरो के बाएं तरफ जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? अपचयन होता है। और जब इन इलेक्ट्रॉनों को एरो के दाहिने तरफ जोड़ना पड़े तो वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। इलेक्ट्रॉनों को इधर क्यों जोड़ा है?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश माइनस, यहाँ पर H में प्लस है। तो जब यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस आप दिखा सकते हैं, यहाँ 2 माइनस है और 2 प्लस है, अर्थात इधर जो आवेश है वो 0 है, इधर भी आवेश 0 है। तो कहने का मतलब है जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2O में बदल जाता है। क्लियर? चलिए अगला देखिए। और इसके बाद देखिए क्या बढ़ रहा है आपका। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देखना ही चाहते हैं तो इस जल में जो ऑक्सीजन है, इस जल में जो ऑक्सीजन है उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 होती है। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंज इनटू H2O जल में, और ऑक्सीकरण संख्या -1 जाता है -2 में, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। अरे -2 कम होता है भाई -1 से, तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो समझ जाइए वहाँ पर अपचयन होता है। तो वही तो लिखाया गया है कि जो यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है। चलिए अगला देखिए। यह विघटित होकर के, अगला जो पॉइंट है इसके रासायनिक गुण में, यह विघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन भी मुक्त करती है। तीसरा देखिए यहाँ पर, तीसरा क्या लिखेंगे, यह विघटित होकर, तीसरा काले पेन से लिखो भाई, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यह विघटित होकर नवजात ऑक्सीजन एक मिनट, यहाँ दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है। यह विघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन को मुक्त करता है, नवजात ऑक्सीजन भी मुक्त करता है। क्या करता है? नवजात ऑक्सीजन भी मुक्त करता है, जिस कारण यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है, जिस कारण यह ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। इसको नोट डाउन कीजिए। कैसे? आइए देखते हैं कैसे मुक्त करता है भाई। आइए फटाफट, H2O2 है ना, H2O2 है, ये क्या करेगा? ये टूटता है भाई ना, तो टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ देखिए आप, H2O में कन्वर्ट होगा, और साथ में यहाँ पर बनेगा आपका नवजात ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन हर जगह क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। अब देखिए यहाँ अपचयित भी हो रहा है और ऑक्सीकारक भी है, यानी ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है और अपचयन की तरह भी कार्य करता है। मतलब इस कारण से, इन दो कारणों से, चूंकि यह ऑक्सीकारक का गुण भी रखता है और अपचयक का गुण भी रखता है, यहाँ से यहाँ तो सॉरी, यहाँ पर अब क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक हमने लिख दिया है, लेकिन दोनों को एक साथ हमने लिख दिया। ध्यान रखिएगा, पहली बात यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके स्वयं अपचयित हो जाता है, दूसरी बात ये ऑक्सीजन को मुक्त करता है, यानी यह अपचयक का भी कार्य करता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण का कार्य भी करता है। इस प्रकार से इसकी दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो यहाँ पहले हम अम्लीय माध्यम की आज कुछ रिएक्शन बताने
जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ भाई, अब नहीं रहा जाता है। आइए, आप अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं, अम्लीय माध्यम में अभिक्रियाएं, अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रियाएं आपको दिखाती हैं। चलिए, पहली बात है, पहला ही हम लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं? अम्लीय माध्यम में पहली रिएक्शन। पहली रिएक्शन जब आप देखेंगे तो क्या होगा भाई, यह पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में, यह पोटेशियम आयोडाइड को अम्लीय आयोडीन में चेंज कर देता है। तो देखिए कैसे होता है, पोटेशियम आयोडाइड, लेकिन माध्यम किसमें रहना चाहिए भाई, इसको ध्यान रखना आपको। माध्यम आपका रहना चाहिए अम्लीय, चूंकि अम्लीय है यहाँ पर। तो आइए देखते हैं, यहां से हम लिखते हैं और यहाँ करो भाई, ये पोटेशियम आयोडाइड है आपका, और इधर से करो, इस काले से लिखेंगे क्योंकि जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। पोटेशियम आयोडाइड है, अम्लीय माध्यम है H2SO4, साथ में आपका है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही। तो अब देखिए, चूंकि जो H2O2 है ना, ये H2O2 टूट करके H2O और O में कन्वर्ट होगा, ये H2O2 टूट करके H2O और O में कन्वर्ट होगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहां से जो पोटेशियम है वो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। यहां से जो आपकी पोटेशियम है, ये पोटेशियम इससे मिलकर के क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट अगर आप लिखेंगे, अगर आप पोटेशियम सल्फेट लिखेंगे तो KSO4, ये तो हो गया। सल्फेट की दो होती है ना, तो दो आप यहां लगाएंगे, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, तो ये पोटेशियम सल्फेट के साथ गया लेकिन K2 लगा, तो यहां हमको 2 करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर बचा है 2 आयोडीन, 2 पोटेशियम तो चले गए। ठीक है, 2 पोटेशियम चले गए, 2 आयोडीन बचा है, सल्फेट चला गया, यहाँ H2 बचा है, और साथ में यहाँ H2O2, ये टूटेगा, बनेगा आपका H2O में और O में। क्लियर? ये H2O2 टूटेगा H2O में और O में, और यहां से 2 आपका क्या बचा, आयोडीन बचा और 2 H2 बचा। तो भैया एक H2 ये है, एक H2 ये है, और ये I क्या हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात ये बनेगा भैया आपको क्या बनेगा, ये बनेगा एक H2 एक H2O, अर्थात 2 H2O बनेगा, और साथ में यहाँ का आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस चेक ना हो तो चेक कर लो कहाँ कम ज्यादा आप समझिए। हाइड्रोजन 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 4 2 6 है, 4 2 6 है, आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन आपको कैसे होता है? अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको ना समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि यहाँ दिखाई दे रहा है या नहीं। एक मिनट, थोड़ी सी हम और कन्वर्ट, ठीक है, 1 मिनट भाई। चलिए, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तब ये बता रहे थे यहाँ पर कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड चेंज कर देता है आयोडीन में। रिएक्शन कैसे हो फिर देख लीजिए। यहाँ यहाँ पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पर आपका
2 आयोडीन बच जाएगा, साथ में H2O2 और यहाँ से H2 ये टूटेगा, H2O और O में बदलेगा, यहाँ H2 पहले से है तो यहाँ से 2 H2O बनेगा, आयोडीन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा रिएक्शन देखिए फटाफट। दूसरा देखिए रिएक्शन, ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो देखो, एक मिनट फिर समझ लो। पोटेशियम सल्फेट से मिलकर के बनाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4 होता है। तो यहाँ अगर 2 हमें करना है स्ट्रक्चर के हिसाब से तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए ये पोटेशियम दोनों पोटेशियम सल्फेट के साथ चले गए, ये और ये चला गया यहाँ पर। ठीक है, अब बचा क्या बचा? यहाँ पर 2 आयोडीन बचा, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा, और ये जब टूटेगा तो H2O में और O में बदलेगा। तो देखिए यहाँ H2O 1 H2O 2, तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, और जो I है 2 तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुआ, अर्थात ये पोटेशियम आयोडाइड को किस में चेंज कर देगा भैया? आयोडीन में। चलिए दूसरा देखिए रिएक्शन क्या है इसका। दूसरा रिएक्शन क्या है? लेड सल्फाइड को देखिए, दूसरा क्या है इसका? लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज करता है। लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज करता है। देखिए ये है आपका लेड सल्फाइड, ये, और अम्लीय माध्यम में हम करेंगे तो H2SO4 लिखेंगे, और साथ में हम लिखेंगे H2O2, ये। तो हमें पता है कि जो लेड सल्फेट का फार्मूला होता है PbSO4 होता है, PbSO4 होता है। तो यहाँ हमको 4 नवजात ऑक्सीजन चाहिए। जो लेड सल्फेट का फार्मूला होता है, देखो भैया ध्यान से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो लेड सल्फेट का फार्मूला होता है PbSO4 होता है। ठीक है, तो हमको 4 चाहिए, क्या? नवजात ऑक्सीजन यहाँ जोड़ने के लिए। तो 4 नवजात ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड से आएंगे, 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड से। तो यहाँ जरा समझिए, यहाँ होगा क्या भैया? यहाँ से अगर हम मान 1 2 ये 3 और ये 4 हमने कर लिए मान लो। तो जब 4 करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, और यहाँ से भी हम मान लेते हैं, मान लो ये देखो, ये 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो 4 तो जल के अणु निकलेंगे। जब हमें भाई 4 आखिर हम H2O2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लेड सल्फेट का फार्मूला होता है PbSO4। यहाँ Pb ऐसे ही तो है, हमको चाहिए 4 नवजात ऑक्सीजन इसमें जोड़ने के लिए, ऑक्सीकरण करने के लिए। तो यहाँ पर हमको 4 ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलेंगे। 4, क्योंकि 1 हाइड्रोजन परऑक्साइड से 1 जल का अणु और 1 नवजात ऑक्सीजन बनता है, इसलिए हमको 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना पड़ेगा। तो जब 4 हाइड्रोजन परऑक्साइड लेना पड़ेगा तो यहाँ 4 नवजात ऑक्सीजन मुक्त होकर के PbS यानी लेड सल्फाइड के साथ जुड़ जाएंगे और बनेगा आपका लेड सल्फेट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बनेगा आपका लेड सल्फेट PbSO4। क्लियर? अब यहाँ देखिए ध्यान से, अब बचा क्या भाई? बचा क्या? हम यहाँ 4 करेंगे, बिल्कुल 4 करेंगे, कोई डाउट है क्या? यहाँ 4 हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4 यहाँ H2O के अणु बच गए हैं, यहाँ पर 4 H2O के अणु बच गए हैं, क्योंकि 4 H2O यहाँ से निकल आएंगे। ठीक है, और साथ में और कुछ बच रहा है। क्या बच रहा है? देखिए क्या बच रहा है भाई, फटाफट देखिए। लेड सल्फेट तो हो गया आपका, और 4 H2O बच रहा है। तो 4, अब जरा चेक करो भैया क्या बन रहा है, क्या बच रहा है? 4 H2O यहाँ पहले करो, 4 H2O। अब चेक करो, लेड PB1 सल्फेट 1 सल्फेट 1,
4 दूनाई 8 ऑक्सीजन, 4 दूनाई अब यहाँ पर देखिए 4 यहाँ 4 दूनाई 8, कितना हो गया 12 हो गया क्या? चेक करो फटाफट, क्या बैलेंस बराबर हो रहा है या नहीं बराबर हो रहा है? नहीं बराबर हो रहा, हो क्यों नहीं रहा भैया? हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, देखो ना। अरे भाई 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 8 तो हो गया ना ऑक्सीजन की, तो 4 दूनी 8 यहाँ भी तो है, और साथ में क्या बनेगा भाई? बराबर कर लो इसको, 1 मिनट। चलिए अच्छा हाँ, एक सॉरी यहाँ थोड़ी मिस हुआ है। देखिए लेड सल्फाइड खुद अम्लीय है ना, तो यहाँ आपको H2SO4 करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ठीक है। तो जब लेड सल्फाइड में हम H2O2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेड सल्फेट बनेगा और H2O2 बनेगा। 4 ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से आया, तो 4 H2 आपका बन जाएगा इधर। अब बैलेंस बराबर है, 4 4 8 4 9 8, ठीक है। अब सही है। ये लेड सल्फाइड को किस में बदल देता है? लेड सल्फेट में बदल देता है। ओके, चलिए अगला देखिए फटाफट। यह पोटेशियम नाइट्राइट को, किसको? पोटेशियम नाइट्राइट को, नाइट्राइट ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट का जो फार्मूला होता है KNO2, ये पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 को क्या करेगा, जब इसमें आप H2O2 डालेंगे ना, क्या डालेंगे? H2O2, तो यहाँ से क्या होगा भैया, एक ऑक्सीजन निकल करके आएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये H2O2 H2O में टूटेगा, ये किस में टूटेगा? H2O में, तो H2O तो पहले निकल जाएगा, अब यहाँ से ऑक्सीजन बचा है इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका KNO3। क्लियर? क्या यहाँ पर रोशनी तो पड़ रही है, क्या दिखाई दे रहा है? 1 मिनट भैया, हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ओके, इससे आगे नहीं जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्या है भैया, फटाफट देखिए। ये सोडियम सल्फाइड को, सोडियम सल्फाइड, अगर आप नाम लिखना चाहते हैं नाम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये पोटेशियम नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, और ये क्या है? नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या फटाफट। अगला है आपका, अगला रिएक्शन, और ऑक्सीकरण करवा दीजिए अपनी बात में भैया। देखिए क्या है, ये सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2SO4 ये सोडियम सल्फाइड है। अगर हम इसमें H2O डालेंगे तो बिल्कुल इसी प्रकार का रिएक्शन होगा। H2O2 अगर हम डालेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और O बचेगा, O इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा Na2SO4 और साथ में H2O। तो यहाँ ये सोडियम सल्फाइड और ये सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड, और यहाँ क्या है? ये सोडियम सल्फेट। ये अगला क्या है भाई, और देख लीजिए 2 ठो, हाइड्रोजन सल्फाइड को, हाइड्रोजन सल्फाइड को ये किस में चेंज करेगा भैया? हाइड्रोजन सल्फाइड को भैया सल्फर में चेंज करेगा। देखिए H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें आप डाल दो भैया H2O2। हाइड्रोजन सल्फाइड भी अम्लीयता का व्यवहार दर्शाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से क्या होगा भैया, यहाँ देखिए H2O2 है, क्या यहाँ पर? H2O2,
ये H2O2 क्या करेगा भैया, यहाँ से सल्फर को खदेड़ देगा। और जब यहाँ से सल्फर को खदेड़ देगा तो क्या बनेगा, यहाँ H2 4 है, 4 H2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा भैया 2H2O, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ 2, ठीक है। अब यहाँ सल्फर आपका अलग हो गए, तो कहने का मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर को अलग कर देता है कौन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए अगला देखिए फटाफट, यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज करता है, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में चेंज करता है। अगला देखिए, जो भी हो आपको पॉइंट डालते जाओ। फेरस सल्फेट, ये सब रिएक्शन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Fe, मैं थोड़ा और इधर से लिखूं क्योंकि इधर जगह मुझको पर्याप्त मिल चुकी है, यहां से लिखेंगे जो भी रिएक्शन हो, ठीक है। तो यहां से फेरस सल्फेट अम्लीय माध्यम में FeSO4 और साथ में यहाँ पर H2SO4, ये फेरस सल्फेट अम्लीय माध्यम हो गया H2SO4 डालने से, और यहाँ पर परऑक्साइड H2O2, ये ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट है ये बदलेगा फेरिक सल्फेट में। भाई फेरस सल्फेट में क्या होता है, FeSO4 होता है। FeSO4 अगर आप यहाँ Fe के वैलेंसी निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। देखिए Fe की वैलेंसी क्या होगी, मैं यहाँ निकाल कर दिखा दूँ। इसमें Fe की वैलेंसी क्या होगी, ध्यान लिखिए, X प्लस सल्फर कितना होता है भाई बताओ, जो भी हो जोड़, सल्फेट की -2 होती ना, तो -2 कर लो, टोटल आपका 0 हो जाएगी। सल्फेट की -2, Fe की X, टोटल 0, तो X बराबर यहाँ हो जाएगा 2, प्लस में आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ +2 है तो हम +2 लिख सकते हैं, यहाँ +2 हम लिख सकते हैं, यहाँ +2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो FeSO4 यहाँ डाला गया हमने माध्यम में, तो इसको फेरिक सल्फेट में, तो कुछ तो भैया आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा ना कि फेरिक सल्फेट का सूत्र क्या है। देखिए Fe और यहाँ SO4, ये तो आपको फेरिक और सल्फेट का सूत्र है, लेकिन इसको बनाना है फेरिक सल्फेट। क्या बनाना है, फेरिक सल्फेट, ठीक है। एक मिनट थोड़ा और इसको अच्छे से लिखो, यहाँ ऐसे कर दो, ये SO4। अब देखो फेरिक की यहाँ 3 करो, सल्फेट की यहाँ 2 करो, ये ठीक है। यहाँ सल्फेट 3, यहाँ फेरिक के बगल में 2, ठीक है। अब यहाँ अगर आप बैलेंस देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए Fe हमको नहीं मालूम है तो मत मालूम हो, 2x मान लो, प्लस यहाँ सल्फेट की कितना होता है -2, 3 का गुणा कर दो बराबर 0, यहाँ 2x और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका 6, तो यहाँ पर टोटल मिलाकर x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भैया। तो यहाँ जो फेरिक है वो +3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दिया कौन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्लियर। जबकि माध्यम क्या होना चाहिए, अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है, मैं एक बार और चेक कर लूँ। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी और मैं जगह, चलिए एक और रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका फेरस सल्फेट की बात हो गई है ना। आप देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला जानते हैं, जानते होंगे आप लोग, HCHO है ना, उसका भी ऑक्सीकरण कर देता है ना फॉर्मेल्डिहाइड को। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इस पर ये तो खुद अम्ल है आपका ना, तो यहाँ पर क्या करेगा H2O2, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल करके यहाँ पर आ जाएगा, तो बनेगा क्या, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा HCOOH और ये H2O बन जाएगा, ये ठीक है। तो यहाँ से आपका रिएक्शन बना, फार्मिक अम्ल बन जाएगा और यहाँ H2O बन जाएगा।
तो फॉर्मेल्डिहाइड को ये फार्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जुड़ गया, फार्मिक अम्ल हो गया। और लास्ट में देखिए एक और हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अम्लीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड को, अम्लीय पोटेशियम फेरोसाइनाइड को यह बदल देता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड में। तो आइए इस रिएक्शन को भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से हम लिख रहे हैं K4FeCN6, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना। अब इसको अम्लीय माध्यम करना है तो SO4 डाल दो, H2SO4 डाल दो, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल दो, H2O2 हो गया। ठीक है, अब जब आप इतना कर दिए तो यहाँ पर बनेगा, ये क्या बनेगा, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो यहाँ से K3FeCN6, ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड है। क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। और साथ में पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं पोटेशियम सल्फेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। तो H2O रख दो यहाँ पर। अब बैलेंस बराबर करना है, तो क्या बैलेंस बराबर करेंगे, क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लो। नहीं दिखाई दे रहा, देखो, इसीलिए तो मैं इसको एक लाइन में लिख के दे रहा हूँ। इसको हम एक लाइन में लिखेंगे क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा यार। 1 मिनट, बस थोड़ी सी जल्दीबाजी नहीं भाई। देखो ये सब केमिस्ट्री मैथ और बड़ी टफ चीजें होती है। ठीक है, एक लाइन हम किए दे रहे हैं। चलिए यहाँ से लास्ट की रिएक्शन। ठीक है, पोटेशियम FeCN6, अम्लीय माध्यम H2SO4, और साथ में यहाँ पर H2O2। तो ये बनाएगा आपका पोटेशियम फेरिसाइनाइड, K3FeCN6, और यहाँ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, और साथ में H2O2। ये अब बैलेंस बराबर करना है। तो कहाँ क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पोटेशियम कितना भैया, देख लीजिए 3 और 3 2 5, और तो कहीं कम ज़्यादा है नहीं, है या नहीं। अब यहाँ पर देखिए आफत ये है, सल्फेट यहाँ 1 है, यहाँ पर सल्फेट 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे करो, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 करो, यहाँ 2 करो। चलो देखो चेक करो, अगर यहाँ 2 करते हो, यहाँ 2 करते हो तो क्या होता है, 2 चौको 8 पोटेशियम यहाँ हो गया, और 2 3 6, और 2 पोटेशियम 8 यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है, फेरिक 2 है, फेरिक 2 है, फेरिक 2 है। ठीक है, साइनाइड कितना भैया, 12 है, साइनाइड कितना है, 12 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 यहाँ भी करो। आप देखो, अब तो सब बराबर हो गया लगभग, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। अब सही है, जहाँ बैलेंस ना बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा बच्चों आज हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण जो कि अम्लीय माध्यम में बताए गए हैं। अगले टर्न पर जो भी वीडियो आएगा उसमें कुछ और जो बचे खुचे हैं अम्लीय माध्यम में उनको, और साथ में क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के रासायनिक गुणों के बारे में, अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 1000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर करवाने की आप सब लोग जोर शोर से लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।